Hi everyone, welcome to Science Era 24/7. Myself Harshpreet Kaur, your physics educator. So दीदू आपके लिए आ गई है एक और वन शॉट लेके. करंट इलेक्ट्रिसिटी वन शॉट में 60 मिनट्स में हम कंप्लीट करने वाले हैं. सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज, ग्राफ्स आज हम कवर कर रहे होंगे. टारगेट अपना एक ही है, चाहे हम किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे, जेई एग्जाम, नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम की बात कर लें या फिर हम सीयूटी एग्जामिनेशन की बात कर लें, तो हम इस वन शॉट को देखने के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी के हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे अटेम्प्ट. तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं यार जल्दी से बिना किसी देरी के. एंड आई होप बेटा आपने सेशन को लाइक जरूर से कर दिया है, बिकॉज जब आप लाइक करते हैं सेशन को और शेयर करते हैं तो एक अलग मोटिवेशन मिलता है टीचर को भी, जो आपके लिए यहाँ पर इतना बढ़िया कंटेंट बना रहा होता है. तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. जब बेटा हम बात करते हैं इस चैप्टर की, इससे पहले अपन 2 चैप्टर्स और पढ़ के आए होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वहां पर चार्ज रेस्ट पर होता है. फिर अचानक से चार्ज एक दिन सोचता है यार कि मैं ना मूव करके देखता हूँ. जब चार्ज मूव करना स्टार्ट होता है तब बनता है करंट, यानी कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर से, उसको बोला जाता है करंट. अब करंट फर्दर बेटा 2 टाइप का हम यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट एंड एवरेज करंट. इंस्टेंटेनियस करंट वो करंट होता है जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम फाइंड करते हैं, यानी कि बेटा जब छोटू सा टाइम इंटरवल है, यानी कि dt टाइम इंटरवल में जब चार्ज निकाल रहे हैं, जो फ्लो कर रहा है, दैट इज dq. सो बेसिकली करंट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय dq बाय dt इज रेफर टू एज इंस्टेंटेनियस करंट. बेटा करंट वन ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से एक है और इसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर. इसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर. इतना मोटू सा पेन है, इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं. ठीक है जी. चलिए अब कन्वेक्शनल डायरेक्शन करंट की क्या रहती है, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज, और सिंपली यू कैन से इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज से ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, राइट. अब दूसरी टाइप का करंट अगर हम बात करें, दैट इज एवरेज करंट. जब हमारे पास कुछ फाइनाइट टाइम इंटरवल होता है, लेट्स सपोज टाइम t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर आपके पास q की वैल्यू कुछ दे रखी है 1 कूलम. फिर टाइम t इज इक्वल्स टू 8 सेकेंड्स पर आपके पास q की वैल्यू कुछ दे रखी है 4 कूलम. तो बेटा आप ऊपर माइनस करेंगे, q2 माइनस q1 लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे t2 माइनस t1. आपके पास जो करंट की वैल्यू आएगी दैट इज रेफर टू एज एवरेज करंट. यानी कि एवरेज करंट में आप डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी करते हैं. यहाँ पे आपके पास जो टाइम इंटरवल होता है वो कुछ फाइनाइट टाइम इंटरवल होता है. सो दिस वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक करंट. लेट अस मूव फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी. बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी जानने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आपके पास कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, दैट आर इलेक्ट्रॉन्स, वो फ्रीली यानी कि रेंडमली मूव कर रहे होते हैं ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंसेस. टेम्परेचर बहुत ज्यादा रेंडमनेस क्रिएट करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत रेंडमली मूव कर रहे होते हैं किसी भी कंडक्टर के बीच में. बट जैसे ही हम उनके अक्रॉस, कंडक्टर के अक्रॉस बेटा कोई पोटेंशियल लगा देते हैं, बैटरी लगा देते हैं या सेल लगा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर दिशा में टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल मूव करने लगते हैं. That particular velocity with which all the electrons move together towards the positive terminal of the battery is referred to as drift velocity. उस velocity का क्या नाम है बेटा, drift velocity. So drift velocity वो velocity है जिससे सारे electrons move कर रहे हैं towards the positive terminal of the battery. Okay. So drift velocity का बेटा जो फॉर्मूला होता है उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, Vd is equals to minus of E. स्मॉल e रिप्रेजेंट्स हेयर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी कि 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19. कैपिटल E रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, m रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को, और टॉ रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को. अब यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ है ना डायग्राम डिस्कस करना चाहूंगी जिससे आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे से समझ आ जाएंगे. तो चलिए हम यहाँ पर बनाते हैं एक कंडक्टर. लेट्स सपोज बेटा ये है हमारे पास कोई कंडक्टर, और इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने लगाया है एक बैटरी. इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने लगाया एक बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल. यहाँ पे हम इमेजिन कर रहे हैं कि हमारे पास की लगा है एंड हमने की को क्या किया है, क्लोज किया है. ठीक है, हमने की को क्या किया है, क्लोज किया है. की क्या है, क्लोज है. तो बेटा यहाँ पे आपके पास करंट फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव से नेगेटिव में. और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बात करें बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो जो आपके पास इस कंडक्टर के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं और कर्नल्स हैं, कर्नल समझ में आता है सबको बेटा, एटम्स का जो आउटर मोस्ट
एटम्स का जो आउटरमोस्ट यानी कि सबसे वेला वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो एटम में से बाहर आ जाता है और वो फ्रीली मूव करता है कंडक्टर के अंदर। बाकी का जो रिमेनिंग रह जाता है एटम, विच इज रेफर टू एज पॉजिटिव आयन एज वेल, उसको हम बोलते हैं कर्नल। ठीक है, उसके 2-3 नाम होते हैं, सिनोनिम्स हैं। ठीक है, सो यहाँ पे बेटा आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसकी डायरेक्शन में मूव करेंगे, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल मूव करने लगेंगे। अगर L है हमारे पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर और A है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए यहाँ पे क्या लिया हमने, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा एवरेज होता है इन सब इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी का विद विच द इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। तो इसको लिखते हैं बेटा हम स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय m इनटू टॉ एवरेज। ठीक है, टॉ एवरेज। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन आता है विच सिंबलाइजेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है तो इलेक्ट्रॉन इससे ऑपोजिट क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इससे ऑपोजिट क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं। सो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एक नेगेटिव का साइन लिखा है। अब टॉ एवरेज क्या होता है बेटा, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर, अगर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के अक्रॉस यहाँ पे किसी भी कंडक्टर को रख भी दिया, यानी कि बैटरी लगा भी दी, फिर भी बेटा टेम्परेचर हटता नहीं है। टेम्परेचर बोलता है मैं अभी भी रेंडमनेस क्रिएट करूंगा, रेंडम मोशन के साथ साथ, जिगजैग मोशन के साथ साथ ये थोड़ा सा बेटा ड्रिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। तो अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, और अगर हम बात कर रहे हैं थर्मल वेलोसिटी की, या आप थर्मल स्पीड बोल लीजिए, थर्मल स्पीड इज ड्यू टू व्हाट, इट इज ड्यू टू टेम्परेचर। तो बेटा जो इसका मैग्नीट्यूड होता है ना थर्मल स्पीड का, वो बहुत ग्रेटर होता है एज कंपैरेटिव टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑलमोस्ट 10 रेज़ टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर की होती है, और ये 10 रेज़ टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड तक की ऑर्डर का होता है थर्मल स्पीड। सो यहाँ पे रेंडम मोशन करते करते इलेक्ट्रॉन जरा सा बेटा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भाग रहा है। जब रेंडम मोशन कर रहा है उस टाइम पर अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हुआ और कर्नल आया उसके रास्ते में, तो बेटा वो उससे टकराएगा, फिर दोबारा से मूव करना शुरू करेगा, फिर से कर्नल आएगा, फिर से टकराएगा। तो इस तरीके से अगर हम सारे टाइम पीरियड्स का जिसमें दो कर्नल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन मस्त घूम रहा था, उन सब का अगर हम एवरेज ले लें तो वो मिलता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। सिमिलरली अगर आप दो कर्नल्स के बीच का इलेक्ट्रॉन का पाथ देखेंगे, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ, और बेटा ऐसे ही आप अगर हर इलेक्ट्रॉन के पाथ को प्लस करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे तो आपके पास मीन फ्री पाथ की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। सो यहाँ पे बेटा लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3। अगर n आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये आपके पास आता है मीन फ्री पाथ। दिस इज मीन फ्री पाथ। और बेटा इनके कॉरस्पॉन्डिंगली अगर आप रिलैक्सेशन टाइम निकालना चाहेंगे, सो दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, दिस इज एवरेज रिलैक्सेशन। ठीक है, ये क्या आ जाता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, एवरेज रिलैक्सेशन। तो बेटा इस फॉर्मूला में आई होप आपको सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गई हैं। अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, सो रिलैक्सेशन टाइम समझ में आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आ गया। फर्दर बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी सब्स्टिट्यूटेड एज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। सो अकॉर्डिंगली बेटा हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मल्टीपल फॉर्मूलाज बनते रहते हैं। अब फिर टर्म आती है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी इज ईज ऑफ मूवमेंट, कितना ईजिली चार्ज कैरियर मूव कर सकता है, दैट इज रेफर टू एज मोबिलिटी। मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो जब आप मोबिलिटी का फॉर्मूला निकालेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, ये जो अभी हमने फाइंड किया इसका आप मैग्नीट्यूड लेकर सब्स्टिट्यूट करिए, नेगेटिव तो गायब हो जाएगा। सो बेटा मोबिलिटी आता है E यानी कि 1.6 × 10⁻⁹ टॉ यानी कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय मास। इसके यूनिट्स यहाँ पर आपको दे रखे हैं, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। बेटा अब काफी बार पूछा गया है कि रिश्ता क्या रहता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का। डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस वाली क्वेश्चन से पक्का से क्वेश्चन आता ही है बेटा। current is equals to V ना, where Vd is a drift velocity, E is electronic charge, N is a number density। अब number density क्या है,
कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है आपके पास, दैट इज रेफर टू एज व्हाट, दैट इज रेफर टू एज नंबर डेंसिटी। कैपिटल एन यहाँ पे क्या है, कैपिटल एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैपिटल एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड स्मॉल एन क्या है बेटा यहाँ पे, नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी। V इज व्हाट, V इज वॉल्यूम, V इज व्हाट, V इज वॉल्यूम। ठीक है जी, आई होप यहां तक सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है। तो बढ़ते हैं फिर ओम्स लॉ की तरफ। बचपन की यादें ताजी करो यार, ओम्स लॉ तुमने बहुत बार पढ़ रखा है। अगर हम किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्लो करते हुए करंट की बात करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी कि जितना ज्यादा आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द टू एंड्स उतना ही ज्यादा करंट होगा। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा के हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, बट इस कंडीशन के अंदर बहुत सारे फिजिकल कंडीशंस को आपको कांस्टेंट रखना होता है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा, ये सब चीजें कांस्टेंट रहेंगी तभी आपके पास बेटा रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, अदरवाइज रेजिस्टेंस विल बी चेंजिंग। ठीक है, अदरवाइज रेजिस्टेंस विल बी चेंजिंग। अब अगर हम वीआई ग्राफ की बात करें तो जो ओमिक कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए जो वीआई ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। कैसा ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। सो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वीआई ग्राफ की, अगर सारे फिजिकल पैरामीटर्स जो हैं वो कांस्टेंट हैं तो बेटा आपके पास इस तरीके का ग्राफ बनता है। अब वीआई ग्राफ का जो स्लोप होता है ऑफ वीआई ग्राफ, वो आपको किसकी वैल्यू देता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू देता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, वीआई ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस की वैल्यू देता है। और वहीं पर अगर आपके पास आईवी ग्राफ हो जाए तो बेटा आईवी ग्राफ का स्लोप आपको किसकी वैल्यू देगा, 1 रेजिस्टेंस की, विच इज रेफर टू एज कंडक्टेंस। इसको बोला जाता है क्या, कंडक्टेंस। ठीक है, इसको बोला जाता है क्या, कंडक्टेंस। अब जैसे कि हमें याद है, हमने पढ़ भी रखा है मल्टीपल टाइम्स, बचपन से पढ़ते आ रहे, बचपन यानी कि 10वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे बेटा, रेजिस्टेंस ना तो V पे डिपेंड करता है ना ही I पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन मल्टीपल फैक्टर्स, दैट इज रेजिस्टिविटी of a material, that is length of a conductor, that is cross sectional area of the conductor, यानी कि R is equals to rho L बटा A होता है। यहाँ पे अगर स्पेसिफिकली मैं लेंथ की वैल्यू 1 कर दूं, मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया को 1 मीटर का स्क्वायर ले दूं, बेटा उस टाइम पर उस कंडक्टर की जिसकी लेंथ 1 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 है, उस टाइम पर उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, इसका दूसरा नाम है आपके पास रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है आपके पास, रेजिस्टिविटी। ठीक है जी, आई होप द थिंग्स आर क्रिस्टल क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द अनदर कॉन्सेप्ट जिसमें हम एसआई यूनिट्स के बारे में सीख रहे होंगे। ठीक है, नाउ वी विल बी लर्निंग अबाउट व्हाट, वी विल बी लर्निंग अबाउट द एसआई यूनिट्स। बेटा अब अगर हम एसआई यूनिट्स की बात करें तो रेजिस्टेंस क्या है आपके पास, बोलो, V डिवाइडेड बाय I है, राइट। V आपके पास होता है वोल्ट्स में, I होता है आपके पास एम्पियर में, वोल्ट पर एम्पियर को हम लिखते हैं ओम्स में। ठीक है, सो ओम्स इज बेसिकली द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी के अगर आपको एसआई यूनिट्स लिखने होंगे तो बेटा आप कैसे लिख पाएंगे, बोलो, रेजिस्टिविटी के एसआई यूनिट्स क्या हो जाएंगे, ओम मीटर। ठीक है, रेजिस्टिविटी के एसआई यूनिट्स क्या हो जाएंगे, ओम मीटर। क्यों, क्योंकि आपके पास R इज इक्वल्स टू रो L बटा A है। बेटा आपको इसके यूनिट्स निकालने, इसके यूनिट्स क्या है, ओम, लेंथ होती है मीटर्स में और एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, तो 1 मीटर से मीटर कटा, रेजिस्टिविटी के यूनिट्स क्या आ गए, ओम मीटर। ओके, अब अगर हम इन दोनों फॉर्मूलाज की बात करें, दे आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने आज वाली क्लास में सीखा, इवन कि आपने पहले भी शायद पढ़ा होगा, दैट हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को VD को E कैपिटली डिवाइडेड बाय M इनटू टॉ से डिनोट किया था। बेटा अगर हम ओम्स लॉ में V इज इक्वल्स टू IR वाले फॉर्मूला में करंट की वैल्यू रखें वीना और वहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ये वैल्यू डालकर सब्स्टिट्यूट करें और उसको ओम्स लॉ से कंपेयर कर दें, तो हमारे पास रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम आ जाती है। अब अगर हम इन दोनों फॉर्मूलाज को कंपेयर कर रहे होंगे, हमारे पास L है, A है, बिल्कुल L है, A है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ठीक है, L और A हमारे पास है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। बेटा अगर कंपैरिजन करोगे तो रेजिस्टिविटी क्या निकल के आता है, अब आपको ये मेरे साथ फॉर्मूला बोल कर लर्न करना है। ABCDEFGH जब करते हो बेटा तो M के बाद N आता है। सो इस फॉर्मूला में याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी लिखने के लिए M
ऊपर, यानी कि मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऊपर, डिवाइडेड बाय एन, एन क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई का स्क्वायर इंटू टो, ई का स्क्वायर इंटू टो, एम के बाद एन आता है। अरे बात किसके बारे में चल रही है, इलेक्ट्रॉन के बारे में चल रही है, तो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा ज्यादा दर्जा दिया गया बेटा, इलेक्ट्रॉन चार्ज के ऊपर क्या कर दिया गया, स्क्वायर कर दिया गया। अब ये सब कुछ हम एक टाइम में ही तो कर रहे हैं ना यार, एक ही टाइम में हम ये सारा फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो साथ में क्या आ गया, रिलैक्सेशन टाइम आ गया। m डिवाइडेड बाय n e स्क्वायर इंटू टॉ इज व्हाट, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। यहाँ से एक चीज समझ आई, चाहे रेजिस्टेंस की बात करें चाहे रेजिस्टिविटी की बात करें, बेटा आपके पास रेजिस्टेंस एज वेल एज रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, यानी कि आपके पास नंबर डेंसिटी है, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम क्या था, वो टाइम जिसमें इलेक्ट्रॉन को किसी भी और कर्नल के साथ टकराना नहीं पड़ रहा, और n यहाँ पे क्या था, बोलो n क्या था, नंबर डेंसिटी। सो अब डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल टू मटेरियल, बेटा डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के बेसिस में हम यहाँ पर अब डिपेंडेंस पढ़ेंगे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की। उससे पहले आपको ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। तो बेटा एरिया, अगर कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें तो सर्कुलर दिखाई देगा, यानी कि पाई आर का स्क्वायर दिखाई देगा। तो अगर रेजिस्टेंस को आपको प्लॉट करना है 1/r स्क्वायर के विद रिस्पेक्ट टू, है ना, 1/r स्क्वायर के विद रिस्पेक्ट टू आपको क्या करना है, प्लॉट करना है, तो आपके पास कुछ इस तरीके का कर्व बनेगा, ठीक है। जैसे जैसे आपके पास वैल्यू जो है आर स्क्वायर की बढ़ती जाएगी, आपके पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, या रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आई मस्ट से रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी, बिकॉज रेजिस्टिविटी इज अ स्केलर, इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी जो कि डिपेंड नहीं करता है लेंथ या क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। अगर आपके पास मटेरियल सेम है, लेट्स सपोज कॉपर वायर ही है, तो उसकी रेजिस्टिविटी बेटा सेम ही रहेगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी इज बेसिकली डिफाइंड एज अ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर जिसकी लेंथ होती है 1 यूनिट और जिसका एरिया भी होता है 1 यूनिट। तो मटेरियल सेम तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगा। रेजिस्टेंस आपके साथ अगर आप पैटर्न देखोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है दैट रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है बेटा, कंडक्टेंस। इसी तरीके से रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी। कॉरस्पॉन्डिंगली बेटा इनके जो एसआई यूनिट्स है वो भी क्या हो जाएंगे, रिवर्स, यानी कि कंडक्टेंस का एसआई यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स, जिसको हम मोहो और साइमन भी बोलते हैं, और आपके पास कंडक्टिविटी का बेटा एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मोहो मीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, राइट। सो आप बात करेंगे आगे ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स के रिलेटेड। अच्छा, जब हम ओहमिक कंडक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे तो बेटा ये समझ में आता था अगर बाकी सब फिजिकल क्वांटिटीज कांस्टेंट है तो उस केस में आप अगर v को बढ़ाते हो तो I की वैल्यू भी बढ़ती है, या I को बढ़ाते हो तो v की वैल्यू भी बढ़ती है। सो अगर आप IV कर्व प्लॉट कर रहे हो यहाँ पे तो आपके पास ओहमिक कंडक्टर्स के लिए स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा। वहीं पर अगर आप नॉन ओहमिक कंडक्टर्स की बात कर रहे हो तो वो कुछ नॉन लीनियर टाइप का बिहेवियर शो करेंगे, स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं बनता है उसके केस में। फर्दर बेटा नॉन लीनियर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में आप दो केसेस याद रख सकते हैं, एक होता है सेमीकंडक्टर का, एक होता है आपके पास गैलियम आर्सेनाइड का। सेमीकंडक्टर के केस में फॉरवर्ड बाइसिंग या रिवर्स बाइसिंग में अगर हम बात करें, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक या रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बेटा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं होता। यहाँ पे एक पर्टिकुलर वोल्टेज आता है जिसको नी वोल्टेज बोलते हैं, उसके बाद बेटा करंट शार्पली इंक्रीज करना स्टार्ट करता है, बट यहाँ पर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है ना। सो नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स में आप दो याद रख सकते हैं, आप सेमीकंडक्टर का एग्जांपल भी याद रख सकते हैं, आप गैलियम आर्सेनाइड का एग्जांपल भी याद रख सकते हैं। और ये वाले ग्राफ के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि इस ग्राफ में से नेगेटिव रीजन बताओ कि नेगेटिव रेजिस्टेंस आपकी कहाँ पे होगी। बेटा अगर आपके पास ये IV कर्व है तो IV कर्व का सबसे पहले तो स्लोप किसकी वैल्यू देगा आपको, नॉट रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस की वैल्यू देगा। बट अगर हम कंडक्टेंस को नेगेटिव में बोल रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी कॉरस्पॉन्डिंगली उस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द कर्व में नेगेटिव ही होगी, एंड दैट नेगेटिव पोर्शन इज व्हाट, दिस। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्लोप की ओर ही है, स्लोप की ओर ही बेटा डिक्रीज हो रही है। सो यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस एज वेल एज कंडक्टेंस क्या होगा, नेगेटिव में होगा, ठीक है। सो आई एम होपिंग यहाँ तक सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर सी हो गया है। अगर हाँ तो बेटा कीप ऑन लाइकिंग द सेशन, दैट इज वेरी मच मैंडेटरी, बिकॉज अगेन आई विल से दैट कि ये सब मेहनत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए की जा रही है, तो अगर तुम लाइक करते हो तो हमको भी खुशी मिलती है। सो मेक श्योर दैट यू हैव लाइक द सेशन एंड शेयर दिस सेशन विद ऑल द स्टूडेंट्स जो भी CUT 2024 या किसी भी अपकमिंग ईयर में पेपर देने बैठने वाले हैं, चाहे नीट का पेपर भी देने बैठने वाले हैं, उनके लिए भी ये सेशन बहुत ही यूजफुल रहने वाला है।
सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर शेयरिंग द सेशन। बाकी बेटा अगर आप डिटेल बैचेस में ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू स्टिल हैव एन अपॉर्चुनिटी। अभी आपका जुनून 2.0 प्लस बैच स्टार्ट हो जाएगा, फिजिक्स की क्लासेस उसमें कल से स्टार्ट हो जाएंगी। सो बेटा अभी भी यू हैव अ चांस, यू कैन एनरोल विद दिस कोड एंड यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स। जुनून 2.0 में आज ही इनरोल कीजिए बिकॉज उसमें आपको साथ में हाइब्रिड किट भी मिल रही है। एंड हाइब्रिड किट मिलने का मतलब क्या है आपको समझ में आता है? उसमें आपके पास सारी की सारी बेटा बुक्स होंगी। अगर हम बात करें डोमेन्स की, अगर हम बात करें जीटी की, इंग्लिश की, सारी की सारी बुक्स होंगी। सो यू शुड गो एंड ऑप्ट फॉर इट, ठीक है? ओके सो आगे बढ़ेंगे बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे। अब जैसे कि मैंने तुमको पहले बताया था कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी तब तक कांस्टेंट रहेंगे जब तक सारे फिजिकल पैरामीटर्स जो हैं अपने पास कांस्टेंट रह रहे हैं। बट अगर आपके पास फिजिकल पैरामीटर्स कांस्टेंट नहीं है, लेट्स सपोज टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी चेंज होगा। फॉर्मूला क्या रहता है बेटा? आर फाइनल इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा यहाँ पे क्या रहता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। अल्फा क्या रहता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल कौन सा है, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, अलॉय है, आपके पास इस टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यूज जो है वो चेंज होती रहती हैं। अगर हम कंडक्टर्स के केस में बात करें तो अल्फा की वैल्यू बेटा पॉजिटिव में होती है। सेमीकंडक्टर्स की बात करें, कंडक्टर्स के केस में पॉजिटिव में होती है। सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं अगर हम, या फिर इंसुलेटर्स की बात कर रहे हैं, दोनों के केस में अल्फा नेगेटिव में होता है। और अगर हम अलॉयज की बात कर रहे हैं तो उनमें अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या रहती है बेटा? बोलो। अल्फा की वैल्यू रहती है 0। अल्फा की वैल्यू रहती है 0। यानी कि अलॉयज के केस में बेटा जो अपने पास रेजिस्टेंस होता है ना वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती। अब कॉन्सेंट्रेशन से सुनिएगा मेरी बात। अगर हम बात कर रहे हैं कंडक्टर्स के केस में, तो बेटा कंडक्टर्स के केस में आप अगर फॉर्मूला याद करें, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ एज वेल एज R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N। बेटा कंडक्टर्स के केस में जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा टेम्परेचर में इंक्रीज आएगा, कंडक्टर के पास ऑलरेडी चार्ज कैरियर्स बहुत हैं, वो अपनी N की वैल्यू को नहीं बढ़ाता, वो अपने रिलैक्सेशन टाइम को कम कर देता है। बेटा कंडक्टर्स के केस में रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। सो कंडक्टर्स के केस में डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा रहता है बेटा? रिलैक्सेशन टाइम। और इस केस में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है। कंडक्टर्स को घाटा होता है, नुकसान होता है टेम्परेचर बढ़ने का। सो आप यहाँ पर कर्व देख सकते हैं, कंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर बढ़ने से आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर रही है? बढ़ रही है, इट इज इंक्रीजिंग। वहीं पर अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, वहीं पर अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की या इंसुलेटर्स की जैसे कि कार्बन्स, तो या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो बेटा इस पर्टिकुलर केस में जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा ना, सबसे पहले याद रखना अगर कभी भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये सारे के सारों के पास ना चार्ज कैरियर्स की कमी है, तो ये n की वैल्यू को बढ़ाते हैं। ये क्या करते हैं? अपने n की वैल्यू को इंक्रीज करता है। बेटा जैसे ही n की वैल्यू बढ़ेगी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगा? कम होगा, रेजिस्टिविटी भी ड्रॉप होगा। सो सेमीकंडक्टर्स के केस में जो कर्व बनता है वो किस तरीके का बनता है बेटा? सेमीकंडक्टर्स के केस में कर्व बनता है लाइक दिस, ठीक है? सेमीकंडक्टर्स के केस में रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कम होती है किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। फिर बात आती है हमारे पास अलॉयज की, जैसे कि मैग्नेनिन, कॉन्स्टेंटिन, ये हमने खुद बनाए हैं, दे आर मैनमेड। तो बेटा हमारा इनको बनाते बनाते इतना कंट्रोल था कि हम इनकी टेम्परेचर डिपेंडेंसी को कंट्रोल कर सके। सो इसमें टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस बेटा जो रहती है वो ऑलमोस्ट अनइफेक्टेड रहती है। आप देख सकते हैं ज्यादा वैल्यू चेंज ही नहीं होती है, ठीक है? सो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ इट। बाकी बेटा एक चीज और याद रखेंगे कि आपके पास अल्फा के जो यूनिट्स होते हैं वो 1/डिग्री सेल्सियस के बराबर होते हैं, यानी कि टेम्परेचर के उल्टे होते हैं अल्फा के यूनिट्स, ठीक है? सो दिस इज द थिंग यू नीड टू रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई मस्ट से, है ना? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। मेक श्योर दैट कि आप इसको ग्राफ को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जा रहे, यू आर नॉट लीविंग इट, ठीक है? उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है करंट डेंसिटी का। अब करंट तो एक स्केलर क्वांटिटी था, अगर टेंसर स्केलर वेक्टर दिया होगा तो उसमें से आप टेंसर को टिक करना।
बिकॉज टेंसर ऑफ रैंक 0 इज अ स्केलर एंड करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इसमें अगर हमें डायरेक्शन की बात करें तो उससे कुछ लेना देना नहीं है। वी आर नॉट अप्लाइंग वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन, है ना, ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ हम नहीं लगाते हैं बेटा। अगर हम दो ब्रांचेस की करंट को ऐड करना चाहते हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता कि वो दो ब्रांचेस में कितना एंगल बन रहा है, ठीक है। बट अगर हमें वेक्टर नोटेशन में करंट को लिखना हो, समझना हो, तो बेटा हम करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। करंट डेंसिटी कुछ और नहीं बेटा, करंट डेंसिटी क्या है कि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कितना करंट गुजर रहा है, दैट इज रेफर टू एज करंट डेंसिटी, यानी कि J इज रेफर टू एज करंट पर यूनिट एरिया। अब डायरेक्शन क्या होगी मैम इसके पास, सेम करंट वाली। करंट कैसे फ्लो करता है, हायर टू लोअर पोटेंशियल, बोलो मेंस करंट, अगर नॉर्मल करंट वाली बात करें, इंड्यूस्ड करंट की बात नहीं करी, मेंस करंट की बात करूं तो हायर टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। सो बेटा यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं कि आपके पास जनरल फॉर्मूला आपको डिराइव करना है, देखो अगर तो आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, परपेंडिकुलर टू करंट है, करंट ऐसे जा रहा है, एरिया आपके पास इस तरीके से। सो बेटा इस केस में आप J को नॉर्मली क्या लिख देंगे, I डिवाइडेड बाई A, और डायरेक्शन क्या होगी इसके पास, सेम जो कि करंट की है। ये सेम ही डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये सेम ही डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपके पास, J की हो जाएगी जो आपके पास करंट की है, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे बोलूँ एक्चुअली में बेटा हम करंट को क्या लिखते हैं, J वेक्टर डॉट ऑफ A वेक्टर लिखते हैं, ठीक है, J वेक्टर डॉट ऑफ A वेक्टर लिखते हैं। यानी कि करंट अगर एक स्केलर क्वांटिटी है तो वो स्केलर प्रोडक्ट है किसका, करंट डेंसिटी एंड एरिया का, ठीक है। तो एरिया अगर परपेंडिकुलर नहीं है, आपके पास एरिया टिल्टेड फॉर्म में है, लेट्स सपोज आपके पास एरिया इस तरीके से प्लेस है बेटा, उस केस में करंट तो ऐसे ही फ्लो कर रहा है, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एरिया, तो एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा, तब एरिया वेक्टर और करंट के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। सो दिस इज द राइट नोटेशन, ये बिल्कुल सही नोटेशन है बेटा करंट को याद करने की, दैट इज J वेक्टर डॉट ऑफ A वेक्टर, ठीक है जी। और J वेक्टर डॉट ऑफ A वेक्टर से अगर आप यहाँ पे करंट डेंसिटी के SI यूनिट्स निकालना चाहते हैं तो बेटा SI यूनिट्स क्या आ जाएंगे, एम्पियर पर मीटर का स्क्वायर, ठीक है, एम्पियर पर मीटर का स्क्वायर। फिर आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कार्बन रेजिस्टर्स की कलर कोडिंग। यहां से बेटा चांसेस है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी नहीं था तो शायद आपने ना पढ़ा हो। अब अगर आप डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स देखते हैं तो उसमें छोटे छोटे बेटा कंपोनेंट्स लगे होते हैं, बहुत ही रंगीन कलरफुल, उनको बोलते हैं हम कार्बन रेजिस्टर्स। कार्बन रेजिस्टर्स का हम यूज इसलिए करते हैं बिकॉज ये बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं। एंड दूसरी बात ये, अब इतने कॉम्पैक्ट होने के कारण इनकी जो वैल्यू होती है बेटा उसको हम रेजिस्टर के ऊपर लिखेंगे भी तो हम उसको रीड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कार्बन रेजिस्टर्स में कलर कोडिंग यूज होती है। इनमें 4 बैंड्स होते हैं, 1 2 3 4, 4 कलरफुल बैंड्स होते हैं, जिनमें फर्स्ट और सेकंड बैंड बताता है आपको कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास वैल्यू दे रखी है 54 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस ऑफ 5%, आपके पास कुछ इस तरीके की वैल्यू दे रखी है। तो बेटा जो फर्स्ट और सेकंड बैंड होते हैं ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज टू डिजिट्स। थर्ड बैंड आपको बताता है मल्टीप्लायर के बारे में, दैट व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस, ऑर्डर क्या है, किलो ओम्स में है, मेगा ओम्स में है, किस में है ऑर्डर, तो थर्ड बैंड आपको उसके बारे में बताता है। वहीं पर अगर मैं फोर्थ बैंड की बात करूं तो फोर्थ बैंड आपको बताता है टॉलरेंस के बारे में, यानी कि कितना एरर है आपकी कैलकुलेशन में जो आपने रीड किया है। सो फोर्थ बैंड आपको बताता है किसके बारे में, टॉलरेंस यानी कि एरर के बारे में। सो अगर हम यहाँ पर चलें तो बेटा आपको ये वाला टेबल रिमेंबर करना होगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपको ये सारी कलर कोडिंग्स याद अभी करवा दूंगी मैं एकदम चुटकियों में। देखो यहाँ पे हम किस तरीके से याद रख सकते हैं इस कलर कोडिंग को, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ, सो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव अ वेरी गुड वाइफ, ये सेंटेंस आपको याद रखना है। हेयर बेटा फर्स्ट बी स्टैंड्स फॉर द ब्लैक कलर, मेरा फेवरेट पर्सनली, B stands for the black color. Second B stands for the brown color. R stands for red color. O stands for orange. Y stands for yellow. G stands for green. B stands for blue. V stands for violet. G stands for gold and G stands for grey. W stands for white. ठीक है, और इसके बाद बेटा दो और होते हैं, that is gold and silver. ठीक है, तो अब इस टेबल में आ जाइए बेटा। टेबल में आपको ये ऑर्डर तो याद हो गया ना, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ, आप ये ऑर्डर याद रख लेंगे, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे व्हाइट, लास्ट में याद रखिएगा गोल्डन सिल्वर है, ठीक है।
गोल्ड ज्यादा महंगा होता है पहले लिखेंगे, सिल्वर थोड़ा सस्ता होता है उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे आपको काउंटिंग लिखनी है, सिंपली यू हैव टू राइट द काउंटिंग फ्रॉम 0 to 9, ठीक है। यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है, काउंटिंग लिखनी है फ्रॉम 0 to 9। अब आपने यहाँ पे जो काउंटिंग लिखी है थर्ड वाले कॉलम में बेटा आपको इसी को 10 की पावर पे डाल देना, यानी कि 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9, लाइक दिस, ठीक है। बेटा गोल्ड जब भी आएगा आपके पास तो आपको हमेशा फोर्थ बैंड में जब भी गोल्ड आ रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली +-5% करना है, और जब भी आपके पास सिल्वर आ रहा है फोर्थ बैंड में तो आपको उसके रिगार्डिंग बेटा क्या लिखना पड़ेगा, +-10% लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, +-10% लिखना पड़ेगा। अब अगर हम यहां पर आ जाएं बेटा 54, 5 पर फर्स्ट कॉलम में 5 पर कौन सा कलर रिप्रेजेंटेड था, ग्रीन। सो 5 पर कौन सा कलर हम लिखेंगे, 5 पर फर्स्ट बैंड में कौन सा कलर होगा, ग्रीन। सेकंड बैंड में कौन सा कलर होगा, अगर आप सेकंड बैंड में चलेंगे फोर्थ नंबर पर आपको कलर देखना है येलो, तो सेकंड बैंड में आपके पास कलर होगा येलो। फिर बेटा 10⁻³ है तो 10⁻³ के कॉरस्पॉन्डिंगली बेटा आपके पास कौन सा कलर है, बोलो ऑरेंज, तो आपके पास थर्ड बैंड में कलर होगा ऑरेंज। और सिमिलरली बेटा फोर्थ बैंड में अगर 5% है तो 5% कॉन्ट्रीब्यूट करता है गोल्ड कलर में, सो यहाँ पे आपके पास फोर्थ बैंड में क्या होगा, गोल्ड कलर होगा। तो ग्रीन, येलो, ऑरेंज, गोल्ड अगर आपको ऐसा रजिस्टर आएगा उसकी वैल्यू आपसे पूछी जाएगी तो आप वैल्यू को इजीली लिख पाएंगे। सिमिलरली आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 27 इंटू 10⁻5 ±10%, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली कौन सा कलर आप चारों बैंड्स में पाएंगे, ठीक है। सो ये आपको जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क। उसके बाद बेटा अपन नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आई होप योर एनर्जी इज हाई, हमने बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, सो कीप योर एनर्जी हाई। बेटा नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं किरचॉफ्स लॉज के बारे में। किरचॉफ्स ने 2 लॉज के बारे में बताया था। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, किसी भी जंक्शन पॉइंट पे, जंक्शन पॉइंट क्या होता है, जहां पर 3 वायर्स आकर मिलती हैं, सो किसी भी जंक्शन पॉइंट में कितना करंट एंटर कर रहा है दैट इज इक्वल्स टू द करंट लीविंग, करंट एंटरिंग इज इक्वल्स टू करंट लीविंग। तो ओवरऑल किसी जंक्शन पॉइंट पे बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ क्या इंप्लीमेंट होता है बेटा, चार्ज इंप्लीमेंट होता है। वहीं पर अगर हम सेकंड लॉ की बात कर रहे हैं तो सेकंड लॉ यानी कि केवीएल, यानी कि अगर हम बात करें इस लॉ की तो बेटा आपके पास अगर कोई क्लोज लूप है उसमें मल्टीपल सेल, मल्टीपल रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, सबके अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, अगर आप उनको ऐड कर देते हैं, आई रिपीट अगर आप उनको ऐड कर देते हैं तो कंप्लीट पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ जाता है बेटा, आपके पास 0 आ जाता है, ठीक है। कंप्लीट पोटेंशियल ड्रॉप आपके पास कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। अब इसके रिगार्डिंग कुछ शॉर्टकट्स है, उससे पहले याद रखिएगा जो सेकेंड लॉ है दैट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, और फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है बेटा। सेकेंड लॉ के बाद आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी आपके पास कोई रेजिस्टर लगा है R और आपको इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, बेटा करंट की डायरेक्शन दे रखी है आपको, ये आपको पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू लिखनी है। तो बेटा जब भी हम करंट के पैरेलल चलते हैं ना, व्हेनेवर वी मूव पैरेलल टू द करंट फॉर सॉल्विंग अ सर्किट, ऑलवेज पुट अ नेगेटिव साइन, सो I into R is the value, ठीक है, I into R is the value। और वहीं पर अगर हम करंट के ऑपोजिट चल रहे होंगे उस टाइम पर पोटेंशियल क्या आ जाएगा बेटा, +I into R। सो ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको याद होनी चाहिए। वहीं पर अगर अपन सेल की बात कर रहे हैं, करंट का डायरेक्शन कुछ भी हो बेटा, जो हमारा डायरेक्शन है ना उसके ऊपर बेस्ड करेगा कि पोटेंशियल ड्रॉप क्या आ रहा है। अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बेटा इस केस में पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू क्या आएगी, बोलो। इस केस में अगर आप पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू लिखना चाहते हो इस सेल के अबाउट कितनी आएगी, अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लास्ट में नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है तो -E, लास्ट में नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है तो -E। वहीं पर अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे होते बेटा उस केस में आप पोटेंशियल ड्रॉप को क्या लिखते हैं, +E, ठीक है जी, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, पॉजिटिव पोटेंशियल वाला प्लेट आ रहा है, ठीक है जी। सो ये कुछ बेसिक थिंग्स हैं जो आपको आई होप कि याद है, अगर नहीं याद तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बिकॉज आपके सर्किट सॉल्विंग में बहुत यूज होती हैं।
फिर बहुत ही बेसिक सी चीज, दैट इज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अगर सीरीज में लगाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, पैरेलल में लगाते हो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। सीरीज में करंट सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। सो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। अगर यहाँ पे बात करें इससे ट्विस्टेड क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो बेटा ये है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें आपके पास एक क्यूब दिया हुआ है और क्यूब का हर साइड एक रेजिस्टेंस आर की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, क्यूब का हर साइड एक रेजिस्टेंस आर की तरह बिहेव कर रहा है। अब आपके पास ना बेटा यहाँ पे क्या है, आपके पास यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। लेट्स सपोज आपके पास कोई 2 पॉइंट्स दे दिए गए विद रिस्पेक्ट टू द 2 कॉर्नर्स। ठीक है, 2 कॉर्नर्स। लेट्स सपोज 7 और 8 में आपको पूछ लिया जाए रेजिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नर पॉइंट्स कितना होगा। अब जब आपको रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 नियर पॉइंट्स निकालना है या कॉर्नर पॉइंट्स निकालना है, उस केस में बेटा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम एक बैटरी इमेजिन कर रहे होंगे और पूरे सर्किट को हम सॉल्व कर रहे होंगे। पसीने आ जाएंगे बेटा पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, अगर आपको ये जनरल फॉर्मूलाज याद नहीं है। सो मेक श्योर दैट आप इन जनरल फॉर्मूलाज का इवन स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कॉर्नर्स के बीच में पूछा जाए तो वैल्यू होती है 7R/12। 7R/12, आई रिपीट 7R/12। जब फेस डायगोनल के अक्रॉस पूछी जाए, जब फेस डायगोनल के अक्रॉस पूछी जाए, उस केस में वैल्यू होती है 3R/4। 3R/4। और जब बॉडी डायगोनल के अक्रॉस वैल्यू पूछी जाए, जब बॉडी डायगोनल के अक्रॉस वैल्यू पूछी जाए, तो आपके पास वैल्यू होती है 5R/6। सो ये तीनों वैल्यूज आपको याद रखनी है। जब नियर वाले के अबाउट पूछी जाती है, नियर 2 कॉर्नर 7R/12, और बेटा जब फेस डायगोनल के अक्रॉस तो 3R/4, और जब बॉडी डायगोनल के अक्रॉस बोली जाए तो 5R/6। ये वैल्यूज को याद रखिएगा, इनके रेशो के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी, सो रिमेंबर दीज वैल्यूज। ओके, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। आई होप दिस कंटेंट इज रियली बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। बेटा आई विल अगेन से, अगर इतनी ही डिटेल में विद क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको हमारे साथ पूरी जर्नी तय करनी है, सो कम इन द जुनून प्लस बैच। उसकी क्लासेस कल से स्टार्ट हो रही हैं, उसमें सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक सेल के कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? जब मार्केट से सेल लेकर आते हो, उसके ऊपर जो वैल्यू होती है दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वैल्यू। एक्चुअली इट इज नॉट अ फोर्स, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, ईएमएफ की वैल्यू। जब आप उसको सर्किट में डाल देते हो, किसी लोड रेजिस्टर के अक्रॉस वैल्यू देखते हो, तो वो जो वैल्यू होती है वो होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, दैट इज रेफर टू एज टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, सो यहाँ पर बेटा आपके पास अगर हम बात करें, जब भी करंट निकाल लिया गया सेल में से, जब करंट निकाल लिया गया क्लोज सर्किट की बात करें, तो बेटा आपके पास उस टाइम पर पोटेंशियल ड्रॉप इज रेफर टू एज टर्मिनल वोल्टेज। अदरवाइज ओपन सर्किट में बेटा इट इज रेफर टू एज ईएमएफ। ठीक है, अब सेल इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। ठीक है, इसमें एक चीज हमेशा आपको रिमेंबर करनी है, दैट सेल या बैटरी का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना, और वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी पूरे सर्किट के जितने भी एलिमेंट्स लगे हैं उनमें वो एनर्जी अपनी बांट के आता है, वेस्ट करके आता है, और फिर से सेल या बैटरी के पास आ जाता है कि मुझे और एनर्जी दे दे। तो बैटरी या सेल क्या करंट बनाते हैं? नहीं, वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसको? इलेक्ट्रॉन को, और वो इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किट में घूम के उस एनर्जी को वेस्ट करके आता है, या फिर आप बोल लीजिए डिसिपेट करके आता है डिफरेंट डिफरेंट सर्किट एलिमेंट्स के अक्रॉस। तो यहाँ पे बेटा आपको एक चीज याद रखनी है, जब वो 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में जा रहा होता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन से जा रहा होता है, तो उसको कुछ हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं, उसको कुछ रुकावटें फील करनी पड़ती हैं, दैट इज इंटरनल, दैट इज इंटरनल। सो कभी कभी ऐसा होता है ना, हम किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं, हम बाहर नहीं बोलते किसी को जाके, बट अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं। सो दैट इज आवर इंटरनल थॉट प्रोसेस। सिमिलरली जब आपके पास इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस बेटा कोई इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा होता है इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में, तो वो उस सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस हैं उनके साथ टक्कर टकरी होता है, यानी कि टकराता है, और उस टाइम पर जो वो रेजिस्टेंस फील करता है दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितना सेपरेशन है, एरिया ऑफ द प्लेट कितना जो है, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स कितना डिप्ड है इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, कॉन्सेंट्रेशन क्या है इलेक्ट्रोलाइट की, उन पे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब बेटा अगर हमारे पास जो सेल है वो डिस्चार्जिंग मोड में है, यानी कि आप मार्केट से सेल लेकर आए, अपने रिमोट में डाल दिया, उस केस में जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो ईएमएफ से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता।
ठीक है, वो ईएमएफ से हमेशा क्या रहता है बेटा, छोटा रहता है। सो इस केस में टर्मिनल वोल्टेज क्या आता है, ईएमएफ माइनस ऑफ आई इंटू आर, वेयर आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। और अगर सेल चार्जिंग मोड में, अगर सेल किस में है, चार्जिंग मोड में है, तो बेटा उस केस में V इज इक्वल्स टू ई एम एफ प्लस ऑफ आई आर आता है। ठीक है जी, ओके जी, चलिए V की वैल्यू क्या आती है, ई एम एफ प्लस ऑफ आई आर। ओके जी, सॉर्टेड है, आई होप द थिंग्स आर क्लियर। अब डिपेंडेंसी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस देख लीजिए, डिपेंडेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस देख लीजिए। अगर डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स को इंक्रीज कर देंगे, सोचो अगर डिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे तो वो ज्यादा टक्कर मारेगा, बोलो ज्यादा टकराव होगा उसका आयंस के साथ, तो आर इंक्रीज कर जाएगा। अगर एरिया डिप्ड ऑफ इन द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन को इंक्रीज कर देंगे, बेटा एरिया जो आपके पास इलेक्ट्रोड्स का है वो इंक्रीज हो गया इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा जल्दी पहुंच पाएगा किसी भी इलेक्ट्रोड पे, तो उस केस में आर डिक्रीज हो जाएगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करोगे इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो उस केस में आर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे आर डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट को गुड कंडक्टर लेकर चलते हैं तो आर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो आर इंक्रीज कब कब हो रहा है बेटा, दो चीजों में इंक्रीज हो रहा है। सो आर कब कब इंक्रीज हो रहा है, इन दो चीजों में इंक्रीज हो रहा है। याद रखिएगा, जब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन हम बढ़ा दें या हम डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स को इंक्रीज कर दें। सो रिमेंबर दिस, ठीक है, यहां से आपके असर्शन रीजन क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात करेंगे। सेल्स बेटा सीरीज पैरेलल दोनों में ले सकते हैं, ठीक है, सेल्स को हम सीरीज पैरेलल दोनों में ले सकते हैं। अगर n आइडेंटिकल सेल्स हैं, अगर n आइडेंटिकल सेल्स हैं, उनको हमने कैसे लगा दिया, सीरीज में लगा दिया, है ना। तो एक का ईएमएफ ई, दूसरे का ईएमएफ ई, तीसरे का ईएमएफ ई, तो सीरीज में तो सारे रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाते हैं। बोलो सीरीज में तो सारे रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाते हैं, हाँ या ना, बोलो। तो आपके पास अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है और ये सारे के सारे रेजिस्टेंसेस को आप ऐड करो, आर 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 आर, ऐसे n सेल्स हैं, तो बेटा टोटल रेजिस्टेंस क्या बन गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस n टाइम्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। और अगर हम ईएमएफ की बात करें बेटा, ई नेट इस केस में क्या होता है, n टाइम्स ऑफ ई, अगर आइडेंटिकल सेल्स हैं, ठीक है। अगर आइडेंटिकल सेल्स नहीं है, कुछ इस तरीके का बेटा आपके पास सिनेरियो है, इसका ईएमएफ 1, इंटरनल रेजिस्टेंस R2, इसका R1, इसका R2, तो बेटा इस केस में E इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, E1 प्लस ऑफ E2, और R इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, R1 प्लस ऑफ R2। बेटा इस केस में क्या है, सपोर्टिंग सेल्स है। कैसे सेल्स है, सपोर्टिंग सेल है, यानी कि एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। अगर अपोजिंग केस आ जाए, अगर अपोजिंग केस आ जाए, यानी कि कुछ इस तरीके का अपने पास है ना डायग्राम हो, तो बेटा आप देख सकते हैं एक का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। अब इस केस में ई इक्विवेलेंट में बेटा नेगेटिव साइन आ जाता है, बट आर इक्विवेलेंट को फर्क नहीं पड़ता। आर इक्विवेलेंट अभी भी R1 प्लस R2 ही रहता है, बट ई इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, अगर अपोजिंग कंडीशन में लगे हैं तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाता है। अगर आइडेंटिकल सेल्स हैं तो सोच के देखो बेटा, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, तो n टाइम्स ऑफ ई बन जाएगा, n टाइम्स ऑफ ई बन जाएगा, ठीक है। अब अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में कनेक्टेड होने से एक फायदा होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, तो इसमें ई नेट की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, ई आ जाएगी। और अगर ऐसे m सेल्स कनेक्टेड है बेटा पैरेलल में, बोलो ऐसे m सेल्स कनेक्टेड है पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R डिवाइडेड बाय m हो जाएगा। बाकी आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये पूरे सेटअप के साथ हमेशा बेटा सीरीज में होता है, सो R एक्सटर्नल प्लस ऑफ दिस वैल्यू रहेगी, और ये इंटरनल रेजिस्टेंसेस का R इक्विवेलेंट है। बेटा ऑलवेज रिमेंबर, ये ऊपर वाला जो सीरीज वाला कॉम्बिनेशन था ये कब यूजफुल होता है, जब R एक्सटर्नल बेटा बड़ा हो किससे, R इंटरनल से। और पैरेलल वाला आइडेंटिकल सेल्स वाला ये वाला सेटअप कब हमारे लिए यूजफुल होता है, जब R एक्सटर्नल छोटा होता है इंटरनल रेजिस्टेंसेस के सेटअप के विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि कैपिटल R इज लेस देन स्मॉल r बटा n। ऑलवेज रिमेंबर दीज कंडीशंस कि किन कंडीशंस के अंदर हम ये फॉर्मूला को यूजफुल मानते हैं। और तीसरा केस आता है मिक्स्ड कनेक्शंस, यानी कि सीरीज भी है पैरेलल भी है, यानी कि यहाँ पर आप ध्यान से देखकर चलें तो आपके पास यहाँ पर व्हेन n सेल्स, n इज व्हाट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ m इंटू n, वेयर m रोज हैं और एक रो में n सेल्स हैं। ऐसे n सेल हैं बेटा इस रो में, और इस तरीके के कितनी रोज हैं, m रोज हैं। इस तरीके की कितनी रोज हैं, m रोज हैं। उस केस में आप क्या करेंगे बेटा, ऑलवेज रिमेंबर सीरीज में आपके पास ईएमएफ क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। बोलो ईएमएफ क्या हो जाएगा, नॉर्मली ऐड हो जाएगा। तो आप बेटा यहाँ पर अगर एक रो में
एक रो में इक्विवेलेंट ईएमएफ लिखेंगे तो इट विल बी n टाइम्स ऑफ ई। अगर एक का ईएमएफ ई है तो इस रो का टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ ई। और ऐसे NE 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 पैरेलल में बने हैं, तो बेटा NE डिवाइडेड बाय कितने हो जाएगा, m। NE डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, m। बोलो 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 बोलो, शाबाश। ये करोगे तो बिल्कुल होगी गड़बड़। आप कब से इक्विवेलेंट ईएमएफ को डिवाइड बाय m करने लगे? मैं जब भी ये पढ़ाती हूँ बच्चा बोलता है कि मैम इक्विवेलेंट ईएमएफ NE डिवाइडेड बाय m क्यों नहीं हुआ? बेटा आपने कभी भी जब पैरेलल में दो रेजिस्टेंसेस को लगाया था तो आपने अगर एक के क्रॉस V वोल्टेज देखा है तो आप V नेट को क्या लिखते हैं, बोलो V ही तो लिखते हैं ना, पैरेलल में तो वोल्टेज सेम ही रहता है। सो बेटा पैरेलल में वोल्टेज कितना आ जाएगा, टोटल n टाइम्स ऑफ E, जो एक रो का आपके पास ईएमएफ होगा। सो यहाँ पर टोटल आपके पास ईएमएफ कितना आ जाएगा, n टाइम्स ऑफ E आ जाएगा। डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस में क्या आ जाएगा बेटा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस देखना ध्यान से, एक रो में इंटरनल रेजिस्टेंस n टाइम्स ऑफ स्मॉल r, ऐसी m रोज हैं तो nr डिवाइडेड बाय m, ऐसी m रोज हैं तो nr डिवाइडेड बाय m। सो दिस इज द केस। और ये मिक्स्ड ग्रुपिंग में r एक्सटर्नल r इंटरनल के जब बराबर होता है तो वो हमारे लिए सबसे यूजफुल कंडीशन होती है। ठीक है बेटा, एक चीज याद रखेंगे, जो टोटल करंट है वो टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस के बराबर है। ठीक है, और इस टोटल रेजिस्टेंस में दो टाइप की रेजिस्टेंस आती है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल, दैट इज लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, दैट इज लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, दैट इज लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, चल अब यहां पे अगर आपके पास बेटा मिक्स्ड ग्रुपिंग नहीं है, सीरीज नहीं है, सिंपल पैरेलल दिया हुआ है, सिंपल पैरेलल दिया हुआ है और आपको बोला गया है कि दो आपके पास सेल्स हैं, एक का ईएमएफ E1 है और एक का ईएमएफ E2 है, एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरे का इंटरनल रेजिस्टेंस R2। इस कॉम्बिनेशन का आप इक्विवेलेंट ईएमएफ बताएं कितना होगा। तो बेटा आपको ये फॉर्मूला रिमेंबर करना है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। देखो E1 लिखा है तो साथ में R1 नहीं लिखेंगे, साथ में R2 लिखेंगे। E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, बाकी ये इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया। अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना तो वो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दो, बोलो पैरेलल वाला नॉर्मल फॉर्मूला लगा दो, सॉल्व करके R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 आ जाएगा। अब इसी में एक ट्विस्ट आ जाता है बेटा, अगर लेट्स सपोज आपके पास सेल्स इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है, सेल्स इस तरीके से कनेक्टेड है बेटा, अगर मैं मान के चल रही हूँ E1 इज ग्रेटर देन E2, तो इस केस में इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या हो जाएगा, बोलो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या हो जाएगा, बोलो E1 R2 माइनस ऑफ, यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, E1 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस ऑफ डिवाइडेड बाय R1 प्लस ऑफ R2। या ठीक है, या नॉर्मली इसको छोड़ दो, इसको नॉर्मली छोड़ दो, यहाँ पे मैंने अगर इसको बड़ा किया तो E2 को बड़ा लिख लिया। ठीक है, इफ E2 इज ग्रेटर देन E1, तभी मैंने E2 वाली टर्म को पॉजिटिव लिया है, E1 वाली टर्म को मैंने नेगेटिव में लिया, ऑपोजिट साइन डाले हैं। ठीक है, इतना समझ में आता है। जब ये वाला कंडीशन है तो दे आर अपोजिंग, ये वाले कंडीशन में दे आर सपोर्टिंग। ठीक है, दे आर सपोर्टिंग। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है बेटा हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज का। जब सिमेट्री बनी दिखाई ना दे रही हो, हमें सीरीज पैरेलल समझ में ना आ रहा हो, तो सोचना बेटा, ध्यान से दिमाग लगाना, कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। बिल्कुल, उस केस में व्हीटस्टोन ब्रिज निकलेगा 99% ऑफ द टाइम्स। और बेटा वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपके पास इस तरीके का सर्किट डायग्राम आ जाए, जब आपके पास दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस हो जाए। लेट्स सपोज आपके पास P का जो रेजिस्टेंस है वो है 4, ये है 2, ये है आपके पास 6 और ये है आपके पास 3। बेटा इसकी रेशियो लो तो 4 डिवाइडेड बाय 2 करोगे कितना आएगा, 2। 6 डिवाइडेड बाय 3 करोगे कितना आएगा, 2। यानी कि जब दो दो के इक्वल है, उस पर्टिकुलर केस में B पॉइंट का पोटेंशियल D पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। यानी कि इस ब्रांच का सारा करंट इस ब्रांच में चला जाएगा। यहाँ गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा और इस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी। और जब भी गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होती है, उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बोलो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं।
सो जब भी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बने, ये बीच वाले गैल्वेनोमीटर वाले आर्म की जगह अगर कोई रेजिस्टेंस लगाए ना, उसको चाचा बाय बाय खत्म बोल देना, ठीक है, और उसको यहाँ से उड़ा देना, उसको यहाँ से उड़ा देना। उस केस में बेटा ये दोनों किस में बन जाएंगे सीरीज में, चलो ये दोनों किस में बन जाएंगे सीरीज में, ये दोनों भी किस में बन जाएंगे सीरीज में, अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो रहा है। सो ये दोनों सीरीज और आपस में ये दोनों पैरेलल। आपको मुझे आर इक्विवेलेंट इस सर्किट का बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको मुझे बताना है कि आर इक्विवेलेंट इस केस में क्या हो जाएगा, ठीक है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, व्हीटस्टोन ब्रिज तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, इसका अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखे ना, दैट इज मीटर ब्रिज, जो लैब्स में यूज होता है अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। अब इसमें एक बात याद रखनी है आपको कि जो हमारे पास बेटा वायर होती है ना, वायर, उसके पास भी तो कुछ रेजिस्टेंस होता है। वायर में रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L बाय A, यानी कि लेंथ के अक्रॉस बेटा हम रेजिस्टेंस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सो आपके पास मीटर ब्रिज में क्या क्या चीजें यूज होती हैं। 1 मीटर लॉन्ग वायर यूज हो रही है, पहली बात, अभी सर्किट डायग्राम बताऊंगी, बट इतना याद रखना 1 मीटर लॉन्ग वायर यूज हो रही है। हमने यहाँ पे कॉपर स्ट्रिप्स का यूज किया है, मोटी मोटी कॉपर स्ट्रिप्स बनाई है, क्योंकि R इज इक्वल टू रो L बाय A होता है। तो अगर हम कॉपर स्ट्रिप्स का एरिया बढ़ाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंगली रेजिस्टेंस बेटा कम हो जाएगी, और हम इन कॉपर स्ट्रिप्स की रेजिस्टेंसेस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं सर्किट डायग्राम सॉल्व करने टाइम, हम इनको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। दैट इज द रीजन कि हम कॉपर स्ट्रिप्स को मोटा बनाते हैं, ठीक है। अब अगर हम मीटर ब्रिज की वायर की बात करें तो वो कॉन्स्टेंटेन और मैंगनीज मटेरियल की बनी होती है ड्यू टू नेग्लिजिबल टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है यहाँ पे बेटा अलॉयज के केस में याद करो, अल्फा की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0, टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करता रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी। सो दिस इज द रीजन कि हम इस मटेरियल की वायर लेते हैं। ये अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना, जैसे वहां पे P अपॉन Q R अपॉन S के बराबर था, राइट बेटा। व्हाट वी डू इज कि हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे, S है हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस, S इज व्हाट, S इज अननोन रेजिस्टेंस, S इज अननोन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से हम रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को डिफरेंट बेटा बदल सकते हैं, वी नो दिस थिंग। और ये है 1 मीटर लॉन्ग वायर, 1 मीटर लॉन्ग वायर। अब बेटा यहाँ पे ना हम गैल्वेनोमीटर के थ्रू एक जॉकी को कनेक्ट करते हैं, एक तरह का शार्प मेटालिक कॉन्टैक्ट होता है, जिसको अगर हम डिफरेंट पॉइंट पर वायर के ऊपर प्लेस करके देखते हैं तो एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहां पर आपके पास गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होनी बंद हो जाती है। बेटा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होनी बंद होने का मतलब क्या है कि हमको नल पॉइंट मिल चुका है, यानी कि हमको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कंडीशन मिल चुकी है। उस केस के कॉरस्पॉन्डिंगली जितना आपको ये पॉइंट मिला होता है, आप इसका लेंथ अगर एक साइड से फाइंड करते हैं, एक कॉर्नर साइड से फाइंड करते हैं L सेंटीमीटर, तो बेटा रिमेनिंग लेंथ कितनी रह जाती है आपके पास, 100 माइनस L। क्योंकि मीटर ब्रिज में आपको एक चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो टोटल लेंथ है वो कितना बेटा 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर के बराबर है। तो अगर ये L है तो ये 100 माइनस L है, बोलो ये L है तो ये 100 माइनस L है। अब कभी कभी अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी हो और आपको एरर्स दिए हो, एंड एरर्स, अब मैंने तो वैसे बोल दिया था कि हमने मोटी मोटी कॉपर स्ट्रिप्स ली हैं, इनकी रेजिस्टेंसेस को हम कंसिडर नहीं करें, पर बेटा हल्का फुल्का एरर तो रहेगा ही ना। तो अगर मैं L को मेजर कर रही हूँ तो उसमें मैं प्लस ऑफ E1 लिख देती हूँ, विच इज व्हाट, एंड एरर, ठीक है, एंड एरर। और सिमिलरली 100 माइनस L के कॉरस्पॉन्डिंगली जब मैं रेजिस्टेंस को मेजर कर रही होंगी वहां पे मैं साथ में प्लस ऑफ E2 लिख दूंगी, क्योंकि दिस इज द एंड एरर फ्रॉम दिस साइड। सो R डिवाइडेड बाय S किसके बराबर होगा, रेजिस्टेंस ऑफ दिस मच लेंथ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ दिस मच लेंथ। अब अगर यहाँ पे जो वायर ली है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की ली है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की ली है, तो बेटा एरिया तो कांस्टेंट होगा, बोलो एरिया तो कांस्टेंट होगा। R रो L बटा A के बराबर है, R रो L बटा A के बराबर है, एरिया कांस्टेंट, वायर सेम है तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, तो लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो L की जगह अगर मैं सिंपली इस वायर के रेजिस्टेंस की जगह अगर मैं L भी लिख देती हूँ, प्लस ऑफ E1 इज द एरर फ्रॉम वन एंड। पर ये समझ में आ रहा है मैंने इस वायर के रेजिस्टेंस की जगह L क्यों लिखा है बेटा। सो यहां से आपके पास मीटर ब्रिज का ये फॉर्मूला आ जाता है, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें चेंजेस कैसे पूछे जा सकते हैं बेटा, समटाइम्स यहाँ पे आपको S के पैरेलल एक और रेजिस्टेंस लगा के दे देंगे,
ठीक है। आपको यहाँ पे L की वैल्यू दी होगी, आपको पूछेंगे वो अननोन रेजिस्टेंस निकालो, क्या है, फॉर्मूला लगाना, ये S के साथ जो भी लगाओगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को बेटा यहाँ पे लिख देना, L1 की वैल्यू यहाँ पे 100 माइनस L आ जाएगा, ये R नोन होगा, सॉल्व करोगे इक्वेशन, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस जो आपने S के पैरेलल कनेक्ट किया होगा, उस केस में आपको S की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। आई होप द थिंग इज सीसी क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आपको मीटर ब्रिज समझ में आ चुका है। अब मैं मूव करूंगी लास्ट टॉपिक की तरफ विच इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या है, अगर आपको कहीं पर भी बेटा पोटेंशियल की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू एक्यूरेटली प्रिसाइजली मेजर करनी हो, जिसमें कोई भी एरर ना हो या बहुत माइन्यूट एरर हो, तो आप पोटेंशियोमीटर का यूज करते हो। पोटेंशियोमीटर किस पे काम करता है, एक तो नल पॉइंट मेथड पे काम करता है, सेम जो मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट था, गैल्वेनोमीटर की हेल्प से, है ना, हम एक जॉकी को कनेक्ट करेंगे और जॉकी की हेल्प से बेटा हम डिफरेंट पॉइंट पर नल पॉइंट फाइंड कर रहे होंगे। दूसरा बेटा ये काम करता है पोटेंशियल ग्रेडियंट के मेथड पे। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है कि अगर आपके पास किसी भी वायर की लेंथ को ले लेते हो आप, तो दो पॉइंट्स के अक्रॉस जो लेंथ है ना बेटा वायर की, अगर जितनी बड़ी लेंथ होगी उतना ही ज्यादा उन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी कि आपके पास ये वर्क करता है नल डिफ्लेक्शन मेथड पे, एंड ये डिवाइस यूज की जाती है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा यहां पर आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट आता है, किसका कॉन्सेप्ट आता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट आता है। आप इसको क्यों चूज करते हो ओवर वोल्ट मीटर, आप वोल्ट मीटर के ऊपर पोटेंशियल ग्रेडियंट को क्यों चूज करते हो, वोल्ट मीटर होता तो प्रिसाइज है, यानी कि छोटा है, बट उससे जो वैल्यू आती है ना एक्यूरेट नहीं आ पाती। पोटेंशियोमीटर थोड़ा बल्कि जरूर होता है, बट यहाँ से जो वैल्यू मिलती है पोटेंशियल डिफरेंस की वो एक्यूरेट वैल्यू मिलती है, ठीक है, उसमें एरर बहुत कम होता है। अब आप अगर इस पर्टिकुलर केस में देखें तो बेटा आपके पास दो सर्किट्स हैं इसमें, एक प्राइमरी सर्किट एक सेकेंडरी सर्किट है। प्राइमरी सर्किट में जितनी भी चीजें हैं वो नोन है, उनकी वैल्यूज हम जानते हैं। सेकेंडरी सर्किट में हम उनको लगाते हैं जिनकी वैल्यूज को हम नहीं जानते हैं। बेटा पोटेंशियोमीटर में आप जो वायर यूज करते हो वो 1 मीटर से लंबी होती है, वो 4-5 मीटर तक जा सकती है, इवन कि वो मैक्सिमम 10 मीटर तक भी जा सकती है अगर आपको एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये फायदा रहता है कि पोटेंशियोमीटर हम जब यूज करते हैं ना बेटा, तो ये आपके सर्किट में से करंट नहीं डिराइव करता, यानी कि जो नोन सोर्सेज है उससे करंट नहीं लेता है, उससे करंट नहीं लेता है। सो ये ज्यादा बेटर है एज कंपेरेटिव टू द वोल्ट मीटर, ठीक है, ये ज्यादा बेटर है एज कंपेरेटिव टू द वोल्ट मीटर। अब ध्यान से देखना पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, आप उसको के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिस इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ बेटा आपने सिंपली पढ़ा है, अगर मैं किसी भी वायर में से कांस्टेंट करंट गुजार रही हूं तो हमने पढ़ा था V इज इक्वल्स टू I इंटू R, R को हम रो L बटा A लिख सकते हैं। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है बेटा, हम यहाँ पे रो I और A को करंट कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट, बेटा इन सबको एक कांस्टेंट लिख सकते हैं विच इज रेफर टू एज K, और इसको आप यहाँ पे सिंपली क्या बोलते हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हो। तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ को बेटा I रो डिवाइडेड बाय A, ये क्या आ जाता है आपके पास, पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाता है, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाता है। यानी कि कोई वायर जितना लंबा है उसके अक्रॉस उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि हम लेंथ जब जान जाते हैं किसी वायर की तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी जांच सकते हैं। इसकी दो मेजर आपके पास बेटा एप्लीकेशंस हैं। अगर आपको दो ईएमएफ ऑफ द सेल्स को कंपेयर करना होता है तो आप क्या करते हैं, सेकेंडरी सर्किट में एक सेल को एट अ टाइम कनेक्ट रखते हैं, आप जॉकी की हेल्प से वो पॉइंट फाइंड कर लेते हैं जहां पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो बेटा आपने जब फर्स्ट सेल को कनेक्ट किया तो L1 आपके पास लेंथ है, सेकंड सेल को कनेक्ट करोगे L2 आएगा। आप अगर ईएमएफ्स को कंपेयर करोगे तो फॉर्मूला विल बी L1 बाय L2, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, L1 बाय L2 आ जाएगा। दूसरा होता है जब आपको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है। बेटा हमेशा याद रखना ओपन सर्किट में जब की क्या है, ओपन है, इस टाइम सर्किट में जो आपकी लेंथ के क्रॉस वैल्यू आ रही होगी बैलेंसिंग ईएमएफ की, सो बेटा यहां पर आप वैल्यू मेजर कर रहे होंगे ईएमएफ की। ओपन सर्किट में जब कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, जो वैल्यू होती है उसको ईएमएफ वैल्यू बोलते हैं। और जब सर्किट क्लोज हो गया, की क्लोज हो गया, दिस इज क्लोज अ सर्किट, इस टाइम पर हम वैल्यू मेजर कर रहे होते हैं टर्मिनल वोल्टेज की,
ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज की। जब करंट डिराइव हो जाता है सर्किट में से तो वहां पे जो वोल्टेज की वैल्यू आती है वो टर्मिनल वोल्टेज कहलाती है। बेटा इन दोनों की इक्वेशंस को कंपेयर करना, यहां से जो नल पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा L1 लेंथ पे, यहां से जो नल पॉइंट मिलेगा जहां पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा वो मिलेगा L2 लेंथ पे। बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2 इनटू कैपिटल R, वेयर कैपिटल R इज व्हाट, कैपिटल R इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कैपिटल R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। सो आई एम होपिंग दैट ये वाला फॉर्मूला हो गया एकदम सीसी, और सारा का सारा चैप्टर बेटा आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं। आप K12 सेक्शन में जाके फिजिक्स बाय अर्शप्रीत मैम कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। आपके रिमेनिंग 2 चैप्टर के वन शॉट के पीडीएफ्स और ये वाला पीडीएफ एक साथ ही बेटा मैं तीनों पीडीएफ्स अटैच करने वाली हूँ। सो आई एम होपिंग दैट आपने इस चैप्टर को बहुत ज्यादा एंजॉय किया। अब इसी तरीके से अगर आप इन डिटेल विद क्वेश्चन प्रैक्टिस सारे चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं दीदू के साथ, तो बेटा जुनून 2.0 प्लस बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जाइए जाकर उसमें एनरोल कीजिए। यू आर गेटिंग हाइब्रिड टेस्ट सीरीज इन इट एज वेल, जिसमें आपको 80 OMR शीट्स मिल रही होंगी। यू विल बी गेटिंग 120 ऑनलाइन मॉक टेस्ट, आपको 3 प्रीवियस ईयर पेपर की बुक्स भी मिल रही होंगी। सो जाइए जाकर बेटा इसको ज्वाइन जरूर से कीजिए। इसका जो प्राइस है वो 3486 पड़ेगा अगर आप कोड यूज करेंगे Y549 फॉर एनरोलमेंट। अभी अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको सिर्फ और सिर्फ किट चाहिए, जिसको लाइव क्लासेस में नहीं आना है, तो वो प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज साइंस डोमेन की सिमिलरली बाकी सब डोमेन्स की भी अवेलेबल है, हाइब्रिड टेस्ट सीरीज को ऑप्ट कर ले। अगेन बेटा ऑन यूजिंग द कोड Y549, अगर आप कोड लगाते हैं यहाँ पे दीदू का Y549, तो आपको यहाँ मेरी तरफ से सारे के सारे बच्चों को मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मिलता है ऑन ऑल द कोर्सेज। ठीक है, सो सिलेक्शन किट भी ऑप्ट कर सकते हो। दिस इज माय ऑफिशियल ईमेल आईडी। एक बार मैं फटाफट से आपको कोर्स में बता देती हूँ कैसे आ सकते हैं, क्योंकि मैं तो बेटा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। कल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू लुक फॉरवर्ड कि आप सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बैच में एंड आ रहे हैं लाइव क्लासेस में। ये है बेटा K12 सेक्शन में जाके आप सबसे ऊपर देखेंगे तो जुनून आपके पास प्लस बैच आ जाएगा। ठीक है, सो आप इसमें जाते हैं जब, तो इसमें 4 बुक्स मिलने वाली हैं आपके घर पे आने वाली, 78 ई बुक्स मिलने वाली, 131 टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है बेटा, यहाँ पे बाय नाउ पे जाना, ये वाला जो कोड है ये 15% ऑफ देगा। दीदू जो कोड प्रोवाइड कर रही है वो मेरे सारे बच्चों को मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लगाकर देता है। ठीक है, सो Y549 लगाते ही आप जैसे ही अप्लाई करेंगे और बेटा जी यहाँ पे आपको यही प्राइस जो है वो डिडक्ट होके 3485 पड़ेगी, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस प्लस बुक्स, प्रीवियस ईयर पेपर की बुक्स भी इंक्लूडेड है तीनों सेक्शंस की। ठीक है, सो हम सारे फैकल्टीज बेटा आपको यहाँ पर पढ़ा रहे होंगे। सो आई एम होपिंग दैट यू आर बिकमिंग पार्ट ऑफ दिस बैच एंड विद नो मोर डिलेज कम इन द लाइव क्लासेस यार, बिकॉज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। And this is my official email ID. अगर कुछ भी डाउट वाउट आता है, you can drop a mail here. Thank you so much for attending today's session. I hope that कि आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए हों। प्रीवियस ईयर पेपर की बुक्स फटाफट से बाय करो और उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाओ बेटा। जिस हिसाब के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामिनेशंस में वही क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जितने भी होमवर्क क्वेश्चंस हैं उनका आंसर कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।